हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं कोशिका विभाजन के बारे में, यानी कि सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन क्या होता है, यह कितने प्रकार से होता है और इसका प्रोसेस क्या है, यानी कि ये किस प्रक्रिया से ये सेल डिवीजन होता है और इसका जीव जंतुओं में क्या आवश्यकता है। इससे पहले हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ा चुके हैं और उससे पहले कोशिका यानी कि सेल्स के बारे में हम बता चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन में। सबसे पहले ये सामने आपके लिखा है कि कोशिका विभाजन ये एक संपूर्ण गाइड है। इस तरह से अच्छा, कोशिका विभाजन क्या होता है? विभाजन का मतलब है बट जाना। तो एक सेल का दो सेलों में बट जाना, ये कोशिका विभाजन कहलाता है। जैसे क्या आगे है, ये हमने इसकी डेफिनेशन परिभाषा लिख रखी है। क्या है कि कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जनक कोशिका यानी कि एक पेरेंट सेल दो या अधिक पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यानी कि एक सेल, ये एक सेल है, ये आगे चल के दो सेलों में डिवाइड हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। अब ये इसकी क्या जरूरत है, ये कितने प्रकार की होती है और ये कैसे होती है, इसे हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। पहले इसकी महत्व के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका क्या महत्व है, ये क्यों जरूरी है जीव जंतुओं में, ये मानव में क्यों जरूरी है सेल डिवीजन का। जीवों की वृद्धि के लिए, नंबर दो ऊतक मरम्मत के लिए और प्रजनन के लिए। जीवों की वृद्धि के लिए क्यों? हम देखते हैं कि जब एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो वो 200-250 किलो के आसपास का होता है। जब धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो उसका वेट और हाइट बढ़ती चली जाती है, तो उसमें जो है उस टाइम सेल डिवीजन हो रहा होता है। यानी कि जो उसकी सेल्स हैं, वो एक सेल दो सेलों में डिवाइड हो रही है और फिर वो दो सेल अगली चार सेलों में डिवाइड होगी, इस तरह से। तो जब सेल डिवीजन होगा तो उसके लिए स्पेस चाहिए होगा और उसके लिए वेट भी उसका बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जो है मानव के लिए या जीव जंतुओं के लिए उसकी वृद्धि के लिए सेल डिवीजन का होना बहुत ही जरूरी है। अब ऊतक मरम्मत के लिए, क्योंकि सेल या टिश्यू जो है बॉडी में मरते रहते हैं, तो उनकी मरम्मत के लिए सेल डिवीजन का होना बहुत जरूरी है। प्रजनन के लिए भी, नई पीढ़ी बनाने के लिए भी जो है सेल डिवीजन का होना बहुत जरूरी है। अब हम ये देखते हैं कि कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन कितने प्रकार से होता है। कोशिका विभाजन को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक एमाइटोसिस, दूसरा माइटोसिस और तीसरा मियोसिस। तो ये एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस क्या है, इसका एक बेसिक इसके बारे में अभी बेसिक तौर से मैं बता देता हूँ। एमाइटोसिस एक वह प्रक्रिया है जो एक सेल दो सेलों में डायरेक्ट टूटती है। इसका कोई लंबा प्रोसेस नहीं होता। इसका न्यूक्लियस टूटा, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस दो भागों में टूटा, साइटोप्लाज्म टूटा और सेल दो भागों में डिवाइड हो गई। अक्सर ये बैक्टीरिया, वायरस या फंगस वगैरह में होता है। मायोसिस मायोसिस और मियोसिस, ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। मायोसिस जो है सोमेटिक सेल्स में होता है, यानी कि सारी बॉडी के अंदर जो है मायोसिस होता है। और मियोसिस गैमेट सेल्सों के अंदर होता है, यानी कि जो पुरुषों में जो स्पर्म होते हैं और फीमेल में जो ओवम होते हैं, उनके अंदर जो प्रोसेस होता है ये मायोसिस होता है। बाकी जो गैमेट सेल से हटके पूरी बॉडी जो बनती है वो मायोसिस माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बनती है। इसमें माइटोसिस में एक सेल दो सेलों में टूटता है और मायोसिस में एक सेल चार सेलों में टूटता है। आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे हम। इनका एक डायग्राम है, ये एमाइटोसिस का डायग्राम है जो कि बैक्टीरिया वायरस में होती है। ये एक सेल्स है। इसमें सेल्स में क्या हुआ, पहले सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो दो भागों में टूटा, फिर उसके बाद जो सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो दो भागों में टूट गया और ये एक सेल से ये इस सेल से एक सेल से ये दो सेल है बन गई कि सिर्फ दो स्टेपों में। यानी कि पहले न्यूक्लियस टूट गया दो भागों में, फिर अगली बार अगले स्टेप में उसका साइटोप्लाज्म टूट गया दो भागों में और सेल दो भागों में बन गई, एक सेल से दो सेल बन गई। ये होता है एमाइटोसिस में, यानी कि जो बैक्टीरिया वायरस की जो सेल्स होती हैं वो उसमें इस प्रकार से डिवीजन, उनका सेल डिवीजन इस प्रकार से होता है। अब पढ़ते हैं माइटोसिस और मायोसिस। माइटोसिस और मायोसिस एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें कई सारे फेज होते हैं। इसमें सबसे पहले डीएन क्रोमोसोम्स डबल होते हैं, फिर सेंट्रोसोम ध्रुवों की साइड चले जाते हैं और क्रोमोसोम्स जो है इक्वेटर लाइन में आ जाते हैं। फिर एक जो सेंट्रोसोम है उन्हें क्रोमोसोम्स को अपनी अपनी साइड में खींच लेते हैं, फिर सेल डिवीजन होता है। और जो माइटोसिस में यही प्रोसेस दो बार होएगा।
पहले यहाँ पर होगा फिर यहाँ पर होगा, तब 2 बार में यह प्रक्रिया पूरी होती है। आगे इसे हम डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। यह है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है कि पूरा एक सेल बनने से लेके और टूटने तक का जो प्रक्रिया होती है वो पूरी सेल साइकिल कहलाती है। ये एक सेल साइकिल का ओवरव्यू है। देखिए कि सेल साइकिल क्या है। यह इन्फोग्राफिक सेल साइकिल के दो मुख्य भाग हैं। इंटरफेज यानी कि जो सेल टूटने के लिए जो तैयारी होती है उसकी, और दूसरा एम फेज वास्तविक विभाजन को दर्शाता है। जो सेल वास्तविक तौर से टूटी जाती है तो ये उसको दर्शाता है। इसमें डीएनए को दोगुना होने से लेकर एक सेल से 2 सेल बनने की सफर तक सभी भाषा समझाई गई है। क्या है, देखिए इंटरफेस क्या है। जैसे कि यहाँ लिख रखा है इंटरफेस तैयारी का चरण है। और एम फेज क्या है, एम फेज है सेल का डिवीजन का होना, सेल 2 भागों में टूटना। इसे मैं एक जनरल लाइफ के एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये इंटरफेस क्या है और एम फेज क्या है। जैसे कि हम कभी भी एक फीमेल और एक मेल की जब हम ब्याह की या शादी की बात करते हैं तो उसमें आप ये देखेंगे कि वो डायरेक्ट कोई शादी नहीं हो जाती। उससे पहले बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। पहले लड़का लड़की को अपनाया जाता है, फिर उसके बाद जो है उनके एक रस्म होती है गोद भराई की, फिर उसके बाद एक मगनी की या लगन की रस्म होती है। तो वो सब क्या हो रही होती है, वो एक शादी के लिए तैयारी कर चल रही होती है। तो इसी तरह से इंटरफेस जो है ये पूरी सेल डिवीजन के लिए पूरी एक तैयारी है, जिसमें क्या एक ग्रोथ फेज है, दूसरा जो है एस फेज है, तीसरा G2 फेज है। ये सारे वो फेज हैं जो सेल डिवीजन होने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। इसमें सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है। सेल डिवीजन तो इसमें होगा एम फेज में, एम फेज में होगा सेल डिवीजन। ये तो सिर्फ सेल डिवीजन होने के लिए तैयार हो रही होती है। जिस तरह से एक शादी के लिए जो उस शादी से पहले की तैयारियां होती हैं, जो लड़की का अपनाना, गोद भराई का करना, मेहंदी का लगाना, ये सारी जो रस्में होती हैं वो एक शादी की तैयारी होती है। और जो शादी वाला दिन तो सिर्फ एक होता है जिसमें जो है बाकी प्रोसेस होते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए अगर शादी वाले दिन को भी हम 2 हिस्सों में बांट लें, क्योंकि ये एम फेज को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो न्यूक्लियर विभाजन में और दूसरा साइटो विभाजन में, साइटोकाइनेसिस में। तो न्यूक्लियर विभाजन क्या है, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका टूटना, तो वो 4 हिस्सों में टूटता। और जो साइटोकाइनेसिस होता मतलब साइटोप्लाज्म जो होता वो केवल एक भाग में टूट जाता है। यानी कि अगर हम इस तरह से पूरी एक शादी, इसका एग्जाम्पल पूरी एक शादी से रिलेटेड करके समझें, तो जो ये शादी की तैयारियां होती हैं ये तो कहलागा इंटरफेस। और जो शादी वाले दिन को अगर हम 2 भागों में बांटे तो जिसमें क्या है होगा कि दूल्हा का तैयार होना, बारात का जाना, फेरे होना, ये सब एक हिस्सा कहलागा। और जो एक ये विदाई का होता है ये एक अलग हिस्सा होगा। तो यानी कि जो सेल्स डिवीजन के लिए जो तैयार हो, जो न्यूक्लियस टूट रहा होता है उसमें एक प्रोफेज होगा, एक मेटाफेज होगा, एक एनाफेज होगा, एक टीलूफेज होगा। और सबसे लास्ट में होगा साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल का 2 भागों में टूट जाना। अब ये कैसे कैसे होते हैं आगे हम इसे डिटेल से जानेंगे। जैसे कि इसमें दिख रहा है प्रोपेज में जो है न्यूक्लियस टूटना चालू हो गया। इसे हम आगे को डिटेल से पढ़ाते हैं। देखिए यह है एक पूरे सेल का साइकिल, जिसमें 90% जो टाइम लगता है वो इंटरफेज में लगता है। जैसे कि हमने बताया शादी का दिन केवल एक होता है, लेकिन उससे पहले कई महीने पहले से तैयारियां चल रही होती हैं। तो जो इंटरफेस यानी कि तैयारी जो होती है वो 90% टाइम होता है। यानी कि अगर पूरी सेल 24 घंटे में डिवाइड हो रही है तो उसमें से 23 घंटे तैयारी होगी, बाकी के 1 घंटे में एम फेज आएगा, यानी कि सेल डिवीजन होगा। तो केवल 10% एम फेज होता है और बाकी इंटरफेस जो होता है वो 90% होता है। सेल साइकिल के मुख्य दो भाग जैसे हम आपको बता चुके हैं। इंटरफेज 90% समय लेता है, सेल डिवाइड नहीं होता इसमें बल्कि तैयार होता है। और एम फेज में वास्तविक सेल डिवीजन होता है। देखिए इंटरफेज को हमने बहुत सारे भागों में 3 भागों में बांटा है। ये जो इंटरफेज है इसको 3 भागों में बांटा है। मुख्य उद्देश्य सेल डीएनए रिप्लिकेशन के लिए तैयारी करना। यह 3 भागों में बांटा गया है, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज।
अब इसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहे होते हैं, जब इन्हें हमने 3 भागों में बांटा है तो कॉमन साइंस की बात है, इसमें कोई ना कोई इस तरह के प्रोसेस हो रहे होंगे जो जीवन के अंदर आएंगे। कुछ प्रोसेस जीवन G2 के इसके एस फेज के अंदर आएंगे और कुछ प्रोसेस G2 के अंदर आएंगे। आगे हम देखते हैं कि जीवन के अंदर क्या आता है, एस फेज के अंदर क्या आता है और G2 के अंदर क्या आता है। देखिए ये जीवन का फेज है। जीवन में सेल के अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। सेल का साइज बढ़ेगा, ये जो सेल होगी इसका साइज बढ़ेगा पूरी तरीके से। प्रोटीन सिंथेसिस होगा, यानी कि प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन बनना चालू होगा। और आरएनए बनता है, आरएनए बनेगा इसके अंदर। ऑर्गन सेल्स की संख्या बढ़ेगी, किस किस की, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स की संख्या बढ़नी चालू हो जाएगी। क्योंकि ये क्यों बढ़ेगी, क्योंकि अब ये सेल आगे चल के 2 सेलों में डिवाइड होगी, तो इसलिए हर एक संख्या 2 सेलों के लिए डबल डबल चाहिए। तो जी फेज के अंदर ये 3-4 परिवर्तन होते हैं। नंबर 1, सेल का साइज बढ़ेगा, प्रोटीन बढ़ेगा, आरएनए बनेगा और माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स की संख्या बढ़नी स्टार्ट होगी। अब एस फेज में देखते हैं, एस फेज में क्या होता है। एस फेज में सबसे महत्वपूर्ण, ये एस फेज सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है वो इसी के अंदर होता है। यानी डीएनए जो डबल होगा वो इसी के अंदर, जो डीएनए डबल बनेगा वो इसी के अंदर होगा। ये एक क्रोमोसोम्स है, ये डबल क्रोमोसोम्स हो गए हैं। हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं इसके अंदर और डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे जो है 2C से 4C हो गए हैं। तो इसमें जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिप्लिकेशन होकर 92 क्रोमोसोम्स, ये जो लिख रखा है मैंने, 42 क्रोमोसोम्स रिप्लिकेशन होने के बाद जो है 92 रिप्लिकेशन हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। अब आगे G2 फेज आता है। G2 फेज क्या है, अब ये जो है सेल डिवीजन से सबसे पहला वाला फेज है, जिसमें क्या, ये माइटोसिस की तैयारी है, इसमें अंतिम तैयारी है माइटोसिस की। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन्स बनाते हैं, स्पेंडल फाइबर एपरेट्स के लिए प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। और मेन गोल क्या होता है, डीएनए का चेकिंग और रिपेयर। यह अनुवांशिक जानकारी, यह सुनिश्चित करना है कि डीएनए सही है या कि नहीं है। ये किसके अंदर होता है, G2 फेज के अंदर होता है। ये G1 S और G2 ये कौन से हैं, ये इंटरफेस है। और इंटरफेस क्या है, ये तैयारी वाला फेज है, यानी कि सेल डिवीजन से पहले वाले फेज हैं, जो सेल डिवीजन के लिए तैयार हो रही होती है सेल, ये वो वाले फेज है। अब जो हमने एम फेज, जो हमने अब तक इंटरफेस पढ़ा था, तो वो सेल तैयार हो रही थी उसमें डिवाइड होने के लिए। अब पढ़ाएंगे हम एम फेज। एम फेज क्या है कि सेल डिवीजन वाला फेज है। तो एम फेज को भी हमने 2 भागों में बांटा है, एक तो कैरोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरो शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनिस शब्द का मतलब होता है डिवीजन होना, मतलब न्यूक्लियस का डिवाइड होना। जो इसके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, सबसे पहले उसका जो डिवीजन होगा उससे हमने कैरोकाइनेसिस बोला है। और जो साइटोप्लाज्म का, जो सेल के न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड्स होता है उसका जो डिवीजन होता है उसको साइटोकाइनेसिस बोला है। तो कैरोकाइनेसिस के मुख्यतः 4 भाग होते हैं और साइटोकाइनेसिस का एक ही भाग होता है। तो वो जो 4 भाग हैं उसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये कैरोकाइनेसिस है। तो कैरोकाइनेसिस का पहला भाग है प्रोफेज है, दूसरा मेटाफेज है, तीसरा एनाफेज है और चौथा टीलूफेज है। तो इन्हें हम वन बाई डिटेल से पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहे होते हैं, जो क्या जिससे इनका नाम अलग है और क्या इनमें चेंजिंग आ रहे होते हैं। देखिए सबसे पहले कैरोकाइनेटिक्स का जो प्रोफेज है उसमें क्या हो रहा होता है, ये जो न्यूक्लियस की जो ये मेम्ब्रेन है ये टूट रही होती है, क्रोमोसोम्स डबल हो रहे होते हैं। और ये जो सेंट्रोसोम्स है, ये सेंट्रोसोम एक सेल में एक होता है, तो लेकिन ये जब प्रोफेज में जो है सेंट्रोसोम 2 बन जाएंगे और दोनों अलग अलग ध्रुवों में पहुंच जाएंगे। जैसे कि लिख रखा है, क्रोमोटीन से क्रोमोसोम्स बनना चालू होंगे। क्रोमोटीन्स क्या था, वो एक क्रोमोटीन्स वह स्थिति होती है जो जिसमें क्रोमोसोम साफ तौर पर दिखाई नहीं देते हैं, एक जाल के तौर पर पड़े रहते हैं। तो अब इसमें प्रोफेज में क्या होगा, क्रोमोटीन से क्रोमोसोम्स बनने लगेंगे, यानी कि क्रोमोसोम्स साफ दिखने लगेंगे और क्रोमोसोम्स छोटे और मोटे दिखने लगते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टूटने लगती है, ये जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है ये टूटने लगती है। दूसरा, न्यूक्लियस गायब हो जाता है। न्यूक्लियस गायब होना, न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो छोटा सा न्यूक्लियोलस होता है वो गायब हो जाता है। देख रहे होंगे आप इसमें न्यूक्लियोलस नहीं है।
और स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर हैं, जो सेंट्रोसोम्स है, जो के चारों तरफ जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। तो ये जो इतने जो चेंजिंग होते हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं? प्रोफेज के अंदर आ रहे हैं। यानी कि सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टूटनी चालू हो जाएगी, क्रोमोसोम्स दिखने चालू हो जाएंगे, स्पेंडल फाइबर बनने चालू हो जाएंगे और सेंट्रोसोम गायब हो जाएगा। ये 4 काम प्रोफेज के अंदर हो रहे होते हैं। अब हम देखेंगे मेटाफेज में क्या होगा। मेटाफेज में जैसे कि आपने पहले डायग्राम में और अब इस डायग्राम में देखिए कितना अंतर है। मेटाफेज में जो स्पेंडल फाइव सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटर लाइन में आ जाएंगे, यानी कि बीच में आ जाएंगे, सेल्स के बीच में आ जाएंगे। दूसरा काम क्या होगा? सेंट्रोसोम्स से जो स्पेंडल फाइबर हैं वो जाके क्रोमोसोम्स से जाके अटैच हो जाएंगे। 2 काम हो गए। जैसे कि इसमें लिख रहे हैं माइटोसोमसिस का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्रोमोसोम सेल्स के बीच में इक्वेटर प्लेट पर आ जाते हैं और स्पेंडल फाइबर सेंट्रोसोम से जाकर अटैच हो जाते हैं। ये 2 काम इसके अंदर हो जाते हैं। अब देखते हैं तीसरा चरण। तीसरे चरण में क्या है? एनाफेज। कैरोकाइनेटिक्स का तीसरा चरण क्या है? एनाफेज। एनाफेज में क्या हो रहा है? जो स्पेंडल फाइबर क्रोमोसोम से आकर अटैच हुए थे, अब इन स्पेंडल फाइबर ने अपनी तरफ को, यानी कि सेंट्रोसोम ने स्पेंडल फाइबर को खींचा और स्पेंडल फाइबर ने इन क्रोमोसोम्स को अपनी अपनी तरफ को खींचा, सिस्टर क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ को खींचना स्टार्ट कर दिया है। और जैसे कि इसमें लिख रहा है, सेंट्रोसोम टूट जाता है और सिस्टर क्रोमेटिन अलग हो जाते हैं। दोनों क्रोमेटिन अपोजिट साइड में, ये दोनों क्रोमेटिन ये इधर वाली साइड में चला जाएगा और ये इधर वाली साइड में चला जाएगा। दोनों क्रोमेटिन अपोजिट साइड में चले जाते हैं। अब टीलोफेज में क्या होता है? टीलोफेज में जो न्यूक्लियस है उसकी मेम्ब्रेन दोबारा से आनी स्टार्ट हो जाती है, क्रोमोसोम्स गायब होकर जो है क्रोमेटिन बन जाते हैं और सेंट्रोसोम पे जो स्पेंडल फाइबर लगे होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। ये 3 काम इसमें हो रहे। क्रोमोसोम्स पोल्स पर पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन फिर बनने स्टार्ट हो जाती है, क्रोमोसोम्स फिर से क्रोमेटिन बन जाते हैं और न्यूक्लियस वापस बन जाता है, न्यूक्लियस दोनों में वापस बन जाता है। अब आ जाता है हमारा साइटोकाइनेसिस, मतलब लास्ट स्टेज, जो क्या सेल का टूटना है। अब ये केवल यहां से सेल टूटना बाकी रह गया है, जिसे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। साइटोकाइनेसिस फाइनल स्प्लिट क्या है? माइटोसिस का यह अंतिम चरण है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। एनिमल सेल्स में भी क्लेविज फ्लो बनता है, बाहर से अंदर की तरफ बनता है एनिमल सेल्स में। और प्लांट सेल प्लेट बनाती है अंदर से बाहर की तरफ को, यह है अंदर से बाहर की तरफ को बनाती है। और प्लांट एनिमल सेल्स में बाहर से अंदर की तरफ को, ये इस तरह से पूरी पूरी टूट जाएगी और 2 सेलों में ये डिवाइड हो जाती है। ये सारे काम जो है साइटोकाइनेसिस में हो रहा होता है। अब जो एक इसका हम ओवरव्यू देख लेते हैं मास्टर की है, ये सेल साइकिल का। सेल साइकिल को कितने भागों में है? इंटरफेस और एम फेस। इंटरफेस में क्या है? जी ग्रोथ, एस G1 में क्या होता है? ग्रोथ होती है। एस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। G2 में प्रेपर तैयारी होती है सेल डिवाइड होने के लिए। और एम फेज में क्या है? कैरोकाइनेटिस और साइटोकाइनेसिस। कैरोकाइनेटिस में 4 फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का 2 भागों में टूट जाना होता है। अब ये जैसे कि मैंने एक मास्टर ट्रिक दी है, PMAT, प्लीज मेक ए टेबल। इसका क्या मतलब है? P से प्लीज, P से प्रोफेज हो गया, M से मेक से मेटाफेज हो गया, और A से एनाफेज हो गया और T से टीलोफेज हो गया। इसी तरीके से IgM की ट्रिक बनाई है, I से इंटरफेज और G से ग्रोथ और G1 G2 आ जाएगा और M से माइटोसिस। जैसे इसमें लॉन्गर फेज, सबसे बड़ा जो फेज है वो कौन सा है? इंटरफेज। और सबसे छोटा फेज एनाफेज है। डीएनए का रिप्लिकेशन कहाँ में होता है? एस फेज में होता है। और क्रोमोसोम्स एयरली विजिबल कहाँ दिखाई देते हैं? मेटाफेज में। अब ये माइटोसिस जो एमाइटोसिस जो प्रोसेस है, जो मैं आपको पहले बता चुका था, ये वो है। एमाइटोसिस में क्या हुआ है जो मैं पहले ही बता चुका हूं। ये इसमें न्यूक्लियस 2 भागों में टूटना स्टार्ट होगा। ये 2 भागों में टूटा और फिर बाद में साइटोप्लाज्म 2 भागों में टूट गया। तो ये है एमाइटोसिस, जो क्या
अक्सर बैक्टीरिया वायरस वगैरह में इसका को देखा जाता है। अब इसको एमाइटोसिस को थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं, क्या क्या हो रहा होता है। देखिए, एमाइटोसिस में दोनों काम एक साथ हो रहे होते हैं, क्लीवेज फ्लो प्लांट सेल में भी और इसमें भी। देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस टूटना स्टार्ट हुआ, एक न्यूक्लियस ये बनना चालू हुआ और दूसरा न्यूक्लियस ये बनना हुआ, साथ ही साथ में साइटोप्लाज्म ही टूट रहा है। तो यानी कि ये एक बहुत छोटा प्रोसेस है, डायरेक्ट टूटती है, न्यूक्लियस टूटा साथ साथ में साइटोप्लाज्म टूटा, जब ये दोनों टूट जाएंगे दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। आगे देखते हैं इसको क्या क्या हो रहा होता है इसमें। देखिए, यह एक प्रकार का डायरेक्ट सेल डिवीजन है, न्यूक्लियस सीधे दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसमें स्पेंडल फाइबर नहीं बनते, जो कि मैं पहले दिखा रहा था आपको, इसमें नहीं होते हैं वो इस प्रक्रिया में। कौन सी में? एमाइटोसाइसिस में। ये काय में होती है? बैक्टीरिया वायरस वगैरह में। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और तेजी से होती है। क्या हो इसमें? नॉर्मल सेल्स, सबसे पहले नॉर्मल सेल होगी, नॉर्मल सेल में संकुचन होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होकर न्यूक्लियस डिवीजन हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दो भागों में, और फिर बाद में साइटोप्लाज्म हो जाएगा, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। जैसे कि ये की नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल सेल्स का जो है ये पहले न्यूक्लियस दो भागों में बटा, ये बट गया, एक ये बट गया, साथ ही साथ में साइटोप्लाज्म दो भागों में बट गया। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, नॉर्मल सेल्स में सेल में एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस होता है, और कंट्रैक्शन न्यूक्लियस के बीच में संकुचन बनने लगता है। फिर अगले स्टेज में क्या होता है? अगले में क्या होता है? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन आ जाती है और न्यूक्लियोलस हो जाता है। ये न्यूक्लियस दो भागों में बट गया। अगले में क्या हो गया? पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म दो भागों में टूट गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म भी विभाजित होकर डॉटर सेल्स बना लेता है। ये एक छोटा सा एमाइटोसिस का प्रोसेस था। इसमें क्या क्या नहीं, इसकी कुछ मुख्य बातें हैं। इसमें स्पेंडल फाइबर अनुपस्थित रहते हैं, मतलब नहीं होते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं टूटती है, क्रोमोसोम्स एग्रीमेंट नहीं होते हैं, जेनेटिक मटेरियल समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसमें ये किस किस में होती है? बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में, और कुछ ओल्ड सेल्स में, और कार्टिलेजों में। ये चार प्रकार के सेल्सों में ये वाला डिवीजन जो होता है अक्सर इन सेलों में पाया जाता है। इसका एमाइटोसिस की माइटोसिस से कुछ कंपेयर करके दिखाइए यहाँ पर। जैसे कि इसमें एमाइटोसिस में क्या स्पेंडल फाइबर नहीं होते, लेकिन इसमें उपस्थित होते हैं, माइटोसिस में उपस्थित होते हैं। क्रोमोसोम्स स्पष्ट नहीं होते इसमें, एमाइटोसिस में, और माइटोसिस में स्पष्ट होते हैं। जेनेटिक स्टेबिलिटी इसमें बहुत कम होती है और इसमें अधिक होती है। ये एक कंपेयर करके दिखाया है। एमाइटोसिस क्या है? एमाइटोसिस एक तेज और सरल डायरेक्ट डिवीजन है, जहां न्यूक्लियस सीधे बढ़ता है बिना स्पेंडल फाइबर के। मुख्यतः कहाँ कहाँ होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और पुरानी कोशिकाओं में पाया जाता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब माइटोसिस, अब हम पढ़ेंगे, अब तक पढ़ा हमने एमाइटोसिस, अब पढ़ेंगे माइटोसिस, फिर पढ़ेंगे मायोसिस। अब एमाइटोसिस क्या है? यह एक समसूत्र विभाजन है। समसूत्र यानी कि जो इक्वेटल डिवीजन, गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो समान रहेगी। यानी कि ये जो पेरेंट सेल्स है, पेरेंट सेल्स में टू एन क्रोमोसोम्स हैं, तो इसके बाद ये जो पेरेंट सेल डिवाइड होकर जो टू सेलों में डिवाइड हुई है, तो इसके अंदर भी क्रोमोसोम्स टू एन ही रहेंगे, यानी कि बराबर क्रोमोसोम्स रहेंगे। तो यह शरीर की सोमैटिक कायिक कोशिकाओं में होता है। उद्देश्य क्या होता है इसका? उद्देश्य वृद्धि और क्षतिग्रस्त ऊतकों को मरम्मत करना होता है। ये यानी कि हमारा शरीर हुआ या किसी भी जीव जंतु के शरीर में जो होती है, खासतौर से यही माइटोसिस प्रोसेस द्वारा ही सेल डिवीजन होता है, केवल गैमिट सेल्स को छोड़ के, यानी कि स्पर्म और ओवम को छोड़ के बाकी पूरे शरीर की जो सेल डिवीजन होता है वो इन्हीं को माइटोसिस प्रोसेस द्वारा ही होता है। और इसमें क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ सेम होते हैं, यानी कि मदर सेल्स या पेरेंट सेल्स के बराबर ही डॉटर सेल्सों में क्रोमोसोम्स होने हैं, और इसमें 46 होंगे, तो इन दोनों में भी 46 और 46 ही होते हैं। जैसे कि इसमें डायग्राम में दिखा रखा है। डायग्राम में क्या है? देखिए, ये इंटरफेस जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, इस पे हम अब डिटेल से नहीं जाएंगे।
अब हम प्रोफेज से चालू करेंगे। इंटरफेज ये वो स्थिति है जिसमें सेल तैयार होकर आई है सेल डिवीजन के लिए। जो इंटरफेस मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया है, सारी बातें इंटरफेस के जो G1 G2 और एस फेज जो बताए हैं वो इंटरफेस के हैं। अब मैं यहाँ पर नहीं बताने का उनको, वो पहले बता चुका हूँ। ये सेल अब डिवीजन के लिए तैयार है। तो इसमें अब क्या क्या तब्दीलियां आएंगी, जैसे कि मैं प्रोफेस के बारे में बता चुका हूँ। डीएनए क्रोमोसोम्स डबल होंगे, क्रोमोसोम्स डबल होंगे, अपने आप को रिप्लिकेट करेंगे, सेंट्रोसोम्स डबल होंगे और अपोजिट साइड में जाएंगे। फिर स्पेंडल मेटाफेज में स्पेंडल फाइबर बनेंगे और क्रोमोसोम्स इक्वेटर लाइन में आएंगे। और एनाफेज में जो है क्रोमोसोम्स अपोजिट साइड में चले जाएंगे, किसके जरिए, सेंट्रोसोम खींच लेंगे स्पेंडल फाइबर के जरिए। और फिर टीलोफेज में जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दोबारा से आ जाएगी और क्रोमोसोम्स सेंट्रोसोम्स भी अलग अलग हो जाएंगे और लास्ट में जो है साइटोकाइनेसिस दोबारा से जो है सेल डिवीजन हो जाएगी। और ये सेल की कंपेयर जब आप इस वाली सेल से करेंगे तो ये और ये लगभग लगभग मिलती जुलती सेल है। तो इसे हम अब आगे डिटेल से वन बाई वन पढ़ते हैं। देखिए माइटोसिस की अवस्थाएं, कैरोकाइनेटिस और साइटोकाइनेसिस, जो कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। कैरोकाइनेटिस क्या है, नाभिक का विभाजन। नाभिक का विभाजन हमने 4 भागों में पढ़ा, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज और प्रोफेज, एनाफेज और मेटाफेज और टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस का कोई भाग नहीं है, वो केवल डायरेक्ट साइटोप्लाज्म पर डिवाइड हो जाता है। तो अब हम इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं कि नाभिक के विभाजन यानी कि कैरोकाइनेटिस के जो चारों भाग हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, उनको डिटेल से पढ़ते हैं। यह है कैरोकाइनेटिस का पहला चरण, प्रोफेज। प्रोफेज में जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, नाभिक के मेम्ब्रेन टूटने लगती है, क्रोमोसोम्स डबल होने दिखने चालू हो जाते हैं और सेंट्रोसोम्स है स्पेंडल फाइबर बनाने लगते हैं। ये 3 काम इसके अंदर, क्रोमेटिन धागे संकुचित हो गए दृश्यमान गुणसूत्रों की तरह दिखने लगते हैं, नाभिक के झिल्ली और नाभिकीय लुप्त हो जाता है, स्पेंडल फाइबर तंतु बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि इसमें दिखाई दे रहा है। जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है वही यहाँ पे हमें लिखना है केवल। अगला स्टेप है मेटाफेज। मेटाफेज ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्पेंडल क्रोमोसोम्स इक्वेटर लाइन में आ जाते हैं, स्पेंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं। ये दोनों काम इसके अंदर होते हैं मेटाफेज के अंदर। एनाफेज में जो स्पेंडल फाइबर जो सेंट्रोसोम से जो स्पेंडल फाइबर अटैच हैं और वो जो क्रोमोसोम से जाकर अटैच हो रहे हैं, यह अपनी ओर को खींचने लगते हैं और सिस्टर क्रोमोसोम्स अपोजिट साइड में जाने स्टार्ट हो जाते हैं, ये इधर चले जाएंगे और ये वाले इधर चले जाएंगे। तो इसमें क्रोमोसोम्स विभाजित, सेंटोमियर विभाजित हो जाता है, वहन क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमोसोम्स अलग होकर विपरीत ध्रुव में चले जाते हैं। अब प्रत्येक क्रोमेटिड एक स्वतंत्र गुणसूत्र के रूप में होती है। अब ये जो क्रोमेटिड है ये पूरा एक गुणसूत्र है, पूरा एक क्रोमोसोम्स है। अब आगे जब ये पूरी तरीके से सेल डिवीजन हो जाएगी तो ये पूरा क्रोमोसोम्स भी बन जाएगा। आगे टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दोबारा से बननी स्टार्ट हो जाएगी अपनी अपनी, इसकी अलग बनेगी, इसकी अलग बनेगी और क्रोमोसोम्स जो है गायब होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब जाल के नुमा बन जाएंगे और स्पेंडल फाइबर गायब हो जाएंगे, स्पेंडल फाइबर गायब हो गए। यही तीनों बातें हमने इसमें लिखी हैं। गुणसूत्र पुनः स्थिर होकर क्रोमेटिन बन जाते हैं, नाभिकीय झिल्ली पुनः निर्मित हो जाती है और 2 नए नाभिक बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है। साइटोकाइनेसिस, अब आगा साइटोकाइनेसिस में क्या है कि सेल डिवीजन, सेल पूरी 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। ये प्लांट साइटोकाइनेसिस है और ये जंतु का साइटोकाइनेसिस है। अब पढ़ लेते हैं मायोसिस। मायोसिस क्या है, अब पहले पढ़ा हमने माइटोसिस, फिर माइटोसिस, अब पढ़ेंगे मायोसिस। मायोसिस में अर्धसूत्री विभाजन होता है, गुणसूत्रों की संख्या इसमें आधी रह जाती है। हालांकि जो पहले माइटोसिस पढ़ा है उसमें उसमें गुणसूत्रों की संख्या सेम थी, यानी कि कोई सेल है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है, 2n है, तो अब जो डॉटर सेल्स बनेंगी 4, तो उनके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होगी n, मतलब ये 2n थी और ये n रह जाएगी, यानी कि हाफ रह जाएगी। लेकिन इसमें जो सेल्स तैयार होंगी वो 4 सेल तैयार होंगी, एक सेल से 4 सेल तैयार होंगी। तो इसे जो बोलते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन बोला जाता है, जिसे मायोसिस प्रोसेस भी
बोला जाता है। लेकिन ये शरीर के कौन से भाग में होती है? यह शरीर के यह केवल जनन कोशिकाओं में, मतलब जर्म सेल्स में होती है, लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। पुरुषों में पुरुषों में जो होती है ये टेस्टीज में होती है। देखिए ये पुरुषों के अंदर टेस्टीज में होती है और महिलाओं के अंदर ओवरी में होती है। टेस्टीज में स्पर्म बनाने का काम करती हैं और ओवरी में अंडाणु यानी कि एग बनाने का काम करती हैं। तो ये किस प्रकार से होती है? देखिए ये एक पूरा प्रोसेस है मायोसिस का, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। हमने मायोसिस पढ़ा, इसमें प्रोफेज पढ़ा, मेटाफेज पढ़ा, एनाफेज पढ़ा, टीलोफेज पढ़ा। तो इसमें जो है यही सारे फेज डबल डबल होंगे। प्रोफेज वन, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन, और ये प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टीलोफेज टू। ये सब इसमें डबल डबल दो दो बार ये प्रोसेस होंगे, तब जाके ये पूरी सेल का डिवीजन कंप्लीट होगा। देखते हैं आगे क्या क्या हो रहा है। देखिए जो जैसे कि मैं बता चुका हूं, इसका क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन करती है जेनेटिक वेजिविलिन के लिए। आगे क्या देखते हैं, ये पेरेंट सेल्स है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n है। मायोसिस 1 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स केवल हाफ रह जाएंगे, आधे रह जाएंगे, n रह जाएंगे। तो जब एक सेल दो सेलों में डिवाइड हो जाएगी तो इसमें क्रोमोसोम्स आधे रह जाएंगे। अब ये दो सेल से 4 सेलों में डिवाइड होंगी तो भी इसके अंदर क्रोमोसोम्स n ही रहेंगे। यानी कि मायोसिस 1 में जो होंगे क्रोमोसोम्स आधे रह जाते हैं, और मायोसिस 2 में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जो मायोसिस 1 के थे वही मायोसिस 2 में रहेंगे, यानी कि अब इसके आधे नहीं होने के हैं। अब इसमें क्या है, मायोसिस का सबसे जो लंबा फेज होता है मायोसिस 1 का वो प्रोफेज होता है, सबसे लंबा। फिर इसमें मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसमें हम ये सारे पढ़ेंगे। प्रोफेज 1, हालांकि आप प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सब कुछ पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो प्रोसेज पीछे माइटोसिस में हो रहा था प्रोफेज में, वही इसके अंदर होगा। मेटाफेज में भी, एनाफेज में भी, टीलोफेज में भी सब कुछ सेम प्रोसेस होगा इसके अंदर, लेकिन इसमें दो बार होंगे, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2, टीलोफेज 1, टीलोफेज 2। देखिए जो प्रोफेज, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोफेज जो है इसका सबसे बड़ा पार्ट है, तो इसे प्रोफेज 1 को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, जो उसको ये डिटेल से मैं बताता हूँ कौन से 5 भाग हैं इसके। ये है मायोसिस के जो प्रोफेज है, प्रोफेज 1 के 5 चरण हैं, कौन से हैं? लैप्टोन, लैप्टोटीन, इसमें क्या होता है, गुणसूत्र पतले धागे जैसे दिखते हैं। और जाइगोटीन, इसमें समजात गुणसूत्र का जोड़ा बनता है। और पैकिटीन, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। और लैप्टोटीन, इसमें क्या होता है कि अजोमा दिखाई देता है। और इसमें डाइकोसिस में क्या है, अंतिम संकुचन। अब ये पांचों के पांचों क्या हैं, इन्हें हम डायग्राम के सहारे में आपको दिखाता हूं। जैसे कि ये है लेप्टिन, इसमें ये पतले धागे के नुमा दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उसमें दिखाई दे रहे थे, जैसे क्रोमोसोम्स थिन जैसे बहुत पतले दिखाई देते हैं। इसमें जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलोग्स क्रोमोसिन्स पेयर के रूप में दिखाने मतलब जोड़े के रूप में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें प्रोसेस होता है, साइनेसिप्स होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट्स होता है, मतलब स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है। तीसरे में इसमें क्या होता है, एक्शन, क्रॉसिंग ओवर होने लगा। ये क्रोमोसोम्स डबल हो गए, क्रॉसिंग ओवर होने लगे। और इसमें क्या होता है, पॉइंट ऑफ द एक्सचेंज, एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है इसके अंदर एक्सचेंज होता है। और नंबर इसमें डिप्लोइड में क्या होता है, होमोलॉग्स क्रोमोसोम्स अलग होने लगते हैं। ये जो होमोलॉग्स क्रोमोसोम्स हैं
ये अलग होने लगे इससे, और इसके अंदर क्या होता है, पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का डिसअपियर होने, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन थी वो डिसअपियर होने लगती है और स्पिंडल फाइबर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये 5 भाग थे प्रोफेज बन के। अब आगे मेटाफेज के। मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में जो है क्रोमोसोम्स जो है अलग अलग होने चालू हो जाएंगे, ये देखिए, और ये अलग होने चालू हो जाएंगे, और जो सेंट्रोसोम्स है, जो स्पिंडल फाइबर आए हैं, वो क्रोमोसोम्स आके अटैच हो जाएंगे, ठीक। और ये कहाँ हो रहा, मेटाफेज वन में। अब एनाफेज वन में क्या होगा, ये स्पेंडल फाइबर इन्हें क्रोमोसोम्स को अपनी ओर खींच लेंगे, अपोजिट साइड में खींच लेंगे, जो क्या पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। होमोलॉग्स क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, सेंट्रोसोम डिवाइड नहीं हो पाता है, रिजल्ट क्या है, क्रोमोसोम्स नंबर हाल्फ रह जाते हैं। अब टीलीफोज। टीलीफेज में क्या होता है, टीलीफेज में जैसे कि पहले ही क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दोबारा आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्रोमोसोम्स गायब, वो सेंट्रोसोम, वो स्पेंडल फाइबर गायब हो जाएंगे, सेंट्रोसोम अपनी अपनी साइड में चले जाएंगे, और क्रोमोसोम्स भी दिखने बंद हो जाएंगे, जैसे कि ये अभी इसमें दिख रहे हैं। लेकिन अगले अगले स्टेज में क्रोमोसोम्स दिखने भी, मतलब क्रोमोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा इनका। यही होगा मायोसिस टू में, सारा प्रोसेस मायोसिस टू में यही होगा। जैसे कि इसमें ये ये दिखा रखा है, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, ये मेटाफेज टू हो गया, फिर टीलोफेज टू, ये सब पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको उसमें बताया है, ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही होता है। जैसे कि इसमें लिख रखा है, मेटाफेज टू क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर आएंगे, एनाफेज टू सेंट्रोसोम डिवाइड होता है, सिस्टर क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, टीलोफेज टू फाइनल रिजल्ट के 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। कि ये फाइनल रिजल्ट टीलोफेज में क्या है, 4 हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे रह जाते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया है, मायोसिस वन में और मायोसिस टू में क्या डिफरेंस है, टाइप क्या है, रेडेक्शनल। मायोसिस वन क्या होती है, रेडेक्शनल, मतलब इसमें क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ आधे रह जाते हैं। लेकिन मायोसिस टू में क्या होता है, क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ आधे नहीं रहते, यानी कि जो पहली बार में क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ आधे रहते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 33 रह जाएंगे। लेकिन अब जो मायोसिस टू में जो है 23 रहे, तो अब इस वाली में भी 23 ही रहेंगे, इक्वल क्रोमोसोम्स नंबर इसके बराबर ही रहेंगे। ये तो आधे हो गए अपनी की पेरेंट सेल से आधे रह गए, लेकिन अब जो है ये सेम रहेंगे, मतलब इसमें 23 है तो इसमें भी 23 ही रहेंगे। रेडेक्स पहले ये रिडक्शनल होती है, फिर ये इक्वेशनल होती है, फिर क्रॉसिंग ओवर। इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है और मायोसिस टू में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्रोमोसोम्स नंबर इसमें हाफ रह जाते हैं और इसमें सेम रहते हैं। सेंट्रोसोम में क्या होता है, डज नॉट डिवाइड, सेंट्रोसोम सेंट्रोमेयर इसमें डिवाइड नहीं होता है, इसमें सेंट्रोमेयर डिवाइड हो जाता है। सेल फॉर्मेट, इसमें सेल 2 बनती हैं और इसमें सेल्स 4 बनती हैं। क्रोमोसोम्स नंबर से माइटोसिस में क्रोमोसोम्स नंबर कितने होते हैं, सेम होते हैं। माइटोसिस, यहाँ पे जो डिफरेंस दिखाया गया है अल्टीमेट माइटोसिस और मायोसिस में, इससे पहला जो डिफरेंस दिखाया गया था वो मायोसिस वन और मायोसिस टू में दिखाया था, और इसमें जो ये जो दिखा रहे हैं माइटोसिस माइटोसिस और मायोसिस में क्या डिफरेंस है, सेल फॉर्मेट, इसमें 2 सेलें बनती हैं और इसमें 4 सेल डॉटर सेल्स बनती हैं। इसमें क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ सेम रहते हैं, मतलब बराबर रहते हैं, इसमें हाफ हो जाते हैं। इसमें वेरिएशन नो होती है, मतलब नहीं होती है, इसमें होती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता माइटोसिस में, और मायोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ये एक छोटा सा सुमरी है, ये मायोसिस वन में जो क्रोमोसोम्स नंबर कितने हैं वो 2n है। तो जब मायोसिस वन होके गुजरेगा, कंप्लीट होगा, तो उसमें क्रोमोसोम्स नंबर आधे रह जाएंगे, यानी कि n रह जाएंगे। यहाँ पे 2n थे, यहाँ पे n रह जाएंगे। अब मायोसिस टू होगा तो ये क्रोमोसोम्स नंबर अब आधे नहीं होंगे, इसके अंदर n है तो इसके अंदर भी n है, इसके अंदर n है तो इसके अंदर भी n है। तो यानी कि जो अगर मदर सेल्स की अगर बात करें, तो मदर सेल्स और डॉटर सेल्स में तो क्रोमोसोम्स आधे होंगे, लेकिन इसमें जो मायोसिस वन और के बाद जो सेल्स बनी है और मायोसिस टू के बाद जो सेल्स बनी है उसके क्रोमोसोम सेम रहेंगे।
जैसे क्या ये कुछ अंतर है मायोसिस और माइटोसिस और मायोसिस में। ये कहाँ होती है? यह सोमेटिक सेल्सों में, मतलब पूरे शरीर की सेलों में होती है, जनन कोशिकाओं को छोड़ के, और ये जनन कोशिकाओं में होती है, यानी कि स्पर्म टेस्टिज में, पुरुषों में टेस्टिज में और महिलाओं में ओवरी में। इसमें गुणसूत्र समान होते हैं, इसमें आधे रह जाते हैं। परिणाम क्या निकला? इसमें पुत्र कोशिकाएं 2 बनती हैं, इसमें पुत्र कोशिकाएं डॉटर सेल्स कितनी बनती है? 4। इसका क्या कार्य होता है? ये वृद्धि और शरीर की वृद्धि के लिए और मरम्मत के लिए, ये प्रजनन के लिए। सोमेटिक कोशिकाएं शरीर का निर्माण करने में कोशिकाएं होती हैं, और यह द्विगुणित डिप्लॉइड होती हैं। गुणसूत्रों के 2 सेट होते हैं। एगोलित हैप्लॉइड गुणसूत्रों के 1 सेट होता है। समजात सूत्र होमोगोलस एक पिता से और एक माता से होते हैं। ये उसकी बात कर रहे हैं हैप्लॉइड सेल्स की, यानी कि मायोसिस सेल्स की। ये हमने आज ये सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा। तो इससे पहले हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा चुके थे। आई होप ये जो मैंने पढ़ा है आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम डीएनए पढ़ेंगे, डीएनए को सही से डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।